तो राम राम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज़ आवर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने इतना कुछ पढ़ लिया, इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ ली हैं, बट हमने बेसिक से नहीं पढ़े अभी तक, जो कि हमारे हैं ब्रीदिंग वाला, हमारे हार्ट के फंक्शंस, हमारा डाइजेशन। तो अब हम इन टॉपिक्स पे जाने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी क्यों है। मतलब हम कहते हैं कि हम इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2, बट ये O2 का काम क्या है, मतलब ये कहाँ यूटिलाइज होने वाला बॉडी में। तो क्या होता है, जो भी हमारे एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं, जिसमें हमारे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो टूटती हैं तो उनकी जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि NaDH है, FADH2 है, ठीक है, ये सब कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब ये सब कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब कंपाउंड जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब जब उसमें जाते हैं तब ये कंबाइन होते हैं O2 से एंड देन एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आई बात। ये डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते O2 से, बट जो प्रोसेस चलती है वहाँ पे चैनल्स में, वहाँ पे एक ऐसी स्टेप आती है जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ATP प्रोडक्शन में हमें O2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए ये काम हमारे O2 करता है। अब इसी वजह से एनर्जी चाहिए तो होगी ना बॉडी को काम करने के लिए, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिएगा और उसके लिए हमें सांस लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सिस्टम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आई बात। अब देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ऑर्गन्स बनाए हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो क्या है कि उनकी पतली सी स्किन होती है, तो डायरेक्ट डिफ्यूजन कर लेते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है। अर्थवॉर्म में क्या है कि उनके जो मॉइस्ट क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में ना प्रॉपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, जिनको हम ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं फॉर रेस्पिरेशन। अब क्या है, बची दो चीज़ें, गिल्स और लंग्स। तो जो एक्वेटिक वाली चीज़ें हैं, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और फिशेस हैं, उनमें गिल्स हैं। बाकी हमारे जो भी बच गए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, उन सब में लंग्स हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है NCERT में कि फ्रॉग में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी चलता है अलॉन्ग विद द रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ठीक है। देखो इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं याद करने के लिए, ये याद रह ही जाएंगे, इसलिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक बनानी पड़ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है। तो ह्यूमंस में ना पहले हमारे जो शुरुआत होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो होती है हमारे नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से हम जाते हैं हमारे नेजल चैम्बर में, वहाँ से आता है हमारा फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एंड देन ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है कि ये भी याद करने में कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है। हमें प्रॉपर इमेजिन करते हुए चलो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, देन हमारा चैम्बर आया, देन हमारा फेरिंग्स आता है, ठीक है। तो पहले हमारा फेरिंग्स आता है, तो फेरिंग्स हमारा एक कॉमन चैम्बर के तरह काम करता है फॉर फूड एंड एयर। इसीलिए तुमने कभी सुना हो कि हमारे पास नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स हमारा प्रॉपर रेस्पिरेटरी वाली साइड आ जाता है, ठीक है, और वहीं इसोफेगस से वो हमारा डाइजेशन वाली साइड आ जाता है, ठीक है। हमारा आ गया लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ऐसे करते करते अब ब्रोंकाई तो हो गए हैं, तो क्या होता है ना कि जो ट्रेकिया है वो हमारा मिड लाइन से आ रहा होता है, देन वो डिवाइड करता है टू गो एंड सप्लाई ईच लंग, मतलब कि एक राइट लंग की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद वो फर्दर डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, वो डिवाइड करके टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, एंड टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होते 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 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है हमारा, इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है ये सिर्फ कंडक्शन का है, मतलब कि और भी काम है, बट एक जो मेन काम वो कंडक्शन का है, दूसरा काम अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है ये कंडक्शन में काम करता है। अब ये क्या करता है कि ये ना देखो, जो बाहर की एयर है वो एक तो हमारी ना बॉडी के टेम्परेचर की नहीं है,
ठीक है, तो उसे बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आता है। दूसरा, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो उसको भी प्यूरिफाई करता है, मतलब कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करता है। कैसे करता है? हमारे जो नॉस्ट्रिल है उसमें हेयर्स प्रेजेंट है, देन हमारा जो सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट है, तो म्यूकस पे चिपक जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स एंड सीलिया उनको फिर एक्सपेल आउट करता है, फिर हम स्पुटम की फॉर्म में उसे बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। 2 काम हो गए। तीसरा इसका कंडक्शन का है ही, एंड चौथा है इसका ह्यूमिडिफिकेशन का, क्योंकि एयर को ह्यूमिडिफाई भी करना पड़ेगा ना, कि एयर ड्राई भी हो सकती है, ज़्यादा मॉइस्ट, मतलब जो भी चीज़ें हो उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर पे या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए कभी तुमने सोचा हो कि जब भी तुम, अगर तुम्हारा नाक बंद है तो तुम जब मुंह से ब्रीदिंग कर रहे हो तो तुम्हारे गले में खराश होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो एक तो अपनी बॉडी टेम्परेचर की नहीं है, दूसरा उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो हमारे इरिटेट करने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंडक्शन वाला पार्ट। अब क्या हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेलर डक्ट एंड देन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई अपना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक्चुअल में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, मतलब जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो एक्चुअल में अपने एल्वेलाई के लेवल पे होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा जो लंग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, क्या कैविटी है, कैसे प्रोसेस होती है, अब ये देखते हैं। तो हमारा जो लंग्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में। अब वो कैविटी बनती कैसे हैं? तो पोस्टीरियरली होते हैं हमारे पास वर्टिब्रा, लेटरली होते हैं हमारे रिब्स एंड एंटीरियरली होते हैं हमारे स्टर्नम। ठीक है, अब क्या है ना, वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, तो ऊपर तो रिब्स ही रहते हैं बट नीचे की तरफ अपने आ जाता है डायफ्राम। ठीक है, तो क्या हो गया, पीछे है हमारे वर्टिब्रे, आगे है स्टर्नम, मतलब पोस्टीरियरली वर्टिब्रे, एंटीरियरली स्टर्नम एंड लेटरली अपने आ गए रिब्स, और इन्फीरियरली हमारे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। ठीक है, तो ये मिलके हमें बना लेते हैं थोरेसिक कैविटी। अब ये एक एयर टाइट कंटेनर टाइप है। ठीक है, कि इसमें हम वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करते करते हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस करवा पाते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि जो भी चेंजेस थोरेसिक कैविटी फिर थोरेसिक वॉल्यूम में होंगे, ठीक है, वही चेंजेस हमारे पल्मोनरी चीज़ों के लिए होंगे, कि पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी प्रेशर इस ऑलमोस्ट सेम। जो हमारे थोरेसिक कैविटी है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन में है हमारे लंग्स के, उनके बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। तो क्या होता है ना कि जो हमारे थोरेसिक कैविटी में जो चेंजेस होंगे वॉल्यूम और प्रेशर में, वही सेम चेंजेस हमारे लंग्स के वॉल्यूम और प्रेशर में होते हैं। तो इन दोनों को हम वन द सेम थिंग ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बढ़ रहा है। समझ गए? अब देखते हैं कि ब्रीदिंग की प्रोसेस। ब्रीदिंग में 2 चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक इंस्पायर करना है, एक एक्सपायर करना है। अब क्या है, इंस्पायर करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो एयर है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इंस्पायर करना मतलब हमें हवा अंदर लानी है अपने, मतलब कि हमारे अंदर हम चाहेंगे कि हम लो प्रेशर पे रहें और एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर पे रहें, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो और पल्मोनरी या फिर इंटरथोरेसिक प्रेशर लो हो। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखो जब भी प्रेशर कम होगा इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन में चलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमारे ब्लड वाली जो चीज़ होती है ना उनमें लागू नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ही लगाता है जाके, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लड वेसल में तो जाके ज़्यादा प्रेशर लगाएगा आर्टरी पे। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ अलग चलती है। बाकी जगह हमें पता है कि यही होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रेशो में चलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, तो हमारे जो मसल्स हैं डायफ्राम में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, मतलब तुम इमेजिन करो कि हमारे जो रिब्स है ना वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लगी हुई हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वो क्या करेंगी, वो रिब्स को अप एंड आउट मूव करवाएंगी। ठीक है, मतलब कि रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। डायफ्राम है वो कांटेक्ट करेगा। अब देखो जब हमारा डायफ्राम होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारे जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है उसमें भी वॉल्यूम बढ़ गया एपी एक्सिस में, और हमारा जो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस है उसमें भी वॉल्यूम बढ़ गया। तो ओवरऑल हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। अब हमारे पास होती है एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये क्या काम करते हैं, जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन या फिर इंस्पायरेशन करते हैं तब ये मसल्स एक्टिवेट होती, ठीक है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तब हमारे सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही काम कर रहे होते हैं, समझ गए। तो ये हो गया हमारा बेसिक ब्रीदिंग का इंस्पायर वाला पार्ट। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसका टोटल अपोजिट हो जाएगा कि हमारे अंदर हाई प्रेशर होगा, मतलब कि जो पल्मोनरी या फिर इंटरथोरेसिक प्रेशर है वो हाई होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। तो हमें वॉल्यूम कम करना है। अब वॉल्यूम कम कैसे होगा, डायफ्राम रिलैक्स कर जाए तो वो डोम शेप्ड हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे रिलैक्स कर जाए तो क्या होगा, रिब कहाँ मूव करेगा, डाउन एंड इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो वही सेम कहानी की बस रिवर्स हो जाएगी, इसलिए मैंने एक्सपायरेशन वाला पार्ट नहीं लिखा है ताकि तुम खुद से सोच के लिख सको। ओके, देखो जब भी तुम पढ़ो ना तब एक्टिव स्टडी ज़रूरी है। तुम अगर पैसिवली पढ़ोगे तुम्हें अभी समझ में आएगा पर तुम आगे भूल सकते हो। तो इससे बेटर है कि तुम खुद भी एक्टिवली रिकॉल करते हुए चलो कि यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे वो चीज़ पढ़ी थी, तो ये तुम्हारी बेटर लर्निंग या फिर मेमोरी के लिए काम करेगा। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, दैट इज़ आवर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। देखो ये वैसे तो बहुत ही इजी है बट एनसीईआरटी में सिर्फ थियरी लिखी हुई है और सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना। तो विल मेक इट इन अ फ्लो चार्ट एंड देन विल स्टडी। ओके, तो क्या है, पहले हमें देखो हमारे पास है ना 4 वॉल्यूम्स हैं एंड 4 कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है। कैसे हैं कि हम एक 500 ml का वॉल्यूम है जो हम इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो हम वो हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम जिसको हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। हमने 500 ml इंस्पायर किया, 500 ml एक्सपायर कर दिया, ठीक है, हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम ख़त्म। अब देखते हैं कि हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपना वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। मैंने कहा था ना कि हम एक्स्ट्रा मतलब फोर्स्ड इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन कर सकते हैं जिसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम आ रही थी। तो वो क्या है ना, वो हमारी कैपेसिटी बढ़ा देती हैं कि हम नॉर्मल से ज़्यादा ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट कर पाएँ, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है हमारी ब्रीथ इन करने की वो हमारा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितना है, ये हमारा होता है 2500 से 3000, ठीक है। अब मैंने तो लिखा हुआ है यहाँ पे 3500 तक, हाँ तो ऑब्वियसली ना क्योंकि 5 तो पहला टाइडल वॉल्यूम ही है, उसके जो एक्स्ट्रा 2500 से 3000 है हम वो इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो हम टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर कर ही सकते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी वाला हम वो भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब कि हम टाइडल वॉल्यूम तो एक्सपायर कर ही सकते हैं, साथ में वो वॉल्यूम भी जो हम एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारा होता है 1000 से 1100, ठीक है। अब है ना देखते हैं हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो क्या है कि हम नॉर्मल तो 500 तो एक्सेल कर ही रहे हैं, साथ में हम ऐसा कौन सा अमाउंट है जो हम एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो हमारी है 1000 से 1100 ml, ठीक है। अब क्या है, जब हम हमारा टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर कर देंगे और साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपायर कर देंगे तो क्या बन जाएगी अपनी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितनी है कि हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो एक तो हमारा अपना रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर कर सकते हैं, साथ में हमारा जो नॉर्मल वॉल्यूम है दैट इज टाइडल वॉल्यूम है वो एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब क्या है, अब देखते हैं वाइटल कैपेसिटी।
तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, दैट इज अपना मैं हाईलाइट कर देती हूँ, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के, एक सेकेंड, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम कितना मैक्सिमम रिस्पायर कर सकते हैं, दैट इज अपना वाइटल कैपेसिटी। समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज़ हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, उसमें हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, और उसमें हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। समझ गए? तो वाइटल कैपेसिटी क्या है कि वो वॉल्यूम जो हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद हम मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। तो क्या हमारी वाइटल कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी है? नहीं, हमारी एक और वॉल्यूम भी होती है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसको ना तुम एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है, ना तुम उसे इंक्रीज कर सकते हो। मतलब कि वो फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो तुम्हारे जब फर्स्ट टाइम लंग्स रेस्पायर करते हैं तब वो बन जाती है, एंड उसके बाद ना तुम उसे एक्सपायर कर सकते हो ना इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ आवर रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये भी ऑलमोस्ट वही है 1100 to 1200 समथिंग। ठीक है, तो अब टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारी चार कैपेसिटी कौन सी थी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम्स कौन से हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, हम जनरली सिनोनिमस यूज़ करते हैं ना कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, बट वो सेम नहीं है। ब्रीदिंग में हमारा सिर्फ इंस्पायर और एक्सपायर आता है। जो प्रॉपर फिजियोलॉजी चलती है ब्रीदिंग के पीछे कि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, फिर एल्वेलाई के लेवल पे हमारा डिफ्यूजन हुआ, देन ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया, तो वो सब चीज़ें जो आती हैं वो हमारे रेस्पिरेशन में आती हैं। ब्रीदिंग में सिर्फ इतना ही है कि हमने सांस ली एंड सांस छोड़ दी, दैट इज़ ओनली ब्रीदिंग। ठीक है, बट जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई हम टिश्यू तक कर रहे हैं एंड CO2 को टिश्यू से एल्वेलाई में लेकर आ रहे हैं और एल्वेलाई से हम एक्सपायर कर रहे हैं, वो पूरा मैकेनिज्म आता है हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस आती है अपनी? ब्रीदिंग आ गई, ब्रीदिंग इन एंड आउट। ठीक है, अब ब्रीदिंग कर ली हमने, तो उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे क्या होगा? जो ब्लड में CO2 था वो एल्वेलाई में आएगा, और जो एल्वेलाई में O2 था वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। ठीक है, फिर ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। O2 को तो टिश्यू तक लेके जाएगा, CO2 को लंग्स तक लेके आएगा। फिर क्या है? डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ऑब्वियसली ब्लड से O2 टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से CO2 ब्लड में आएगा। उसके बाद क्या है? O2 को यूटिलाइज कर दिया जाएगा और CO2 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिलीज़ करने से मतलब क्या है कि CO2 टिश्यू रिलीज़ करेगा ब्लड में, फिर ब्लड से एल्वेलाई में आएगा और एल्वेलाई से एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, और इस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेप्स इन रेस्पिरेशन या फिर कौन कौन से चीज़ें आती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, गैसेस कब अंदर बाहर करेंगे, मतलब कब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगी? कुछ तो फैक्टर होगा ना, तब भी ट्रांसफ़र होंगी। ऐसा तो है नहीं कि O2 CO2 बस होनी चाहिए फिर वो अपने आप एक्सचेंज करती हुई रहेंगी, नहीं। वहाँ पे ना प्रेशर डिफरेंस होता है, एक ग्रेडियंट बना हुआ होता है जिसकी वजह से एयर फ्लो करती है। और हमेशा जो भी चीज़ होती है ना वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या फिर हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है, तो क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारी नॉर्मल बाहर सराउंडिंग वाली एयर है, उसमें O2 की कंसनट्रेशन है, फिर मतलब जो प्रेशर है वो है 159 mmHg।
ठीक है, जबकि CO2 का है 0.3 mmHg। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर O2 को एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि O2 का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा और एल्वियोलाई में कम होगा। ठीक है, जबकि CO2 को एल्वियोलाई से बाहर जाना है तो मतलब कि CO2 का प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा होगा। तो देखो O2 कितना है 1, पहले हम सिर्फ O2 की बात करते हैं, ठीक है, फिर CO2 देखेंगे एंड देन दोनों को साथ में देखेंगे। तो बाहर O2 कितना है 159 है, जब एल्वियोलाई में कितना है 104 mmHg है। तो O2 कहाँ से कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जाएगा, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एल्वियोलाई में आया पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसमें कितना O2 है, उसमें है 40, उसमें है 40 mmHg। ठीक है, तो अब O2 कहाँ से कहाँ जाएगा, O2 जाएगा एल्वियोलाई से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर O2 जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना O2 है 95 mmHg, जबकि टिश्यू में कितना O2 है 40 mmHg। तो अब कहाँ से कहाँ जाएगा O2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, टिश्यू से अब जब ब्लड निकलेगा तो उससे तो O2 ले लिया गया है, तो उसमें O2 फिर से कम हो जाएगा 40 mmHg एंड देन वो ब्लड फिर से एल्वियोलाई के पास जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। अब देखते हैं CO2 की साइकिल। CO2 को हम शुरू करते हैं टिश्यू से। ठीक है, तो CO2 के पास आया, टिश्यू के पास आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसके पास है 45 mmHg, जबकि उस ब्लड में CO2 कितना है 40 mmHg। तो अब कहाँ से कहाँ जाएगा, CO2 टिश्यू से जाएगा ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, मेकिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें CO2 का कंसंट्रेशन कितना है 45 mmHg। ठीक है, और एल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg। तो अब CO2 कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 है, हाई ग्रेड मतलब हाई पार्शियल प्रेशर है, जबकि एल्वियोलाई में कम पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3 है, जबकि एल्वियोलाई में कितना है 40 है। तो अब CO2 कहाँ से कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई से बाहर जाएगा। तो ये साइकिल चलती है कि O2 कहाँ से कहाँ अंदर आएगा और CO2 टिश्यू से बाहर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी वैल्यूज़ है ना याद रखने वाली ही हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब देखो थोड़ा बहुत रफ आइडिया लगा के रखना कि कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पे थी। ठीक है, जो टिश्यू की कंसंट्रेशन है, जो टिश्यू की कंसंट्रेशन है वही सेम कंसंट्रेशन अपने को देखने को मिलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी। ठीक है, कि O2 40 है एंड CO2 45 है। क्यों, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से निकला है, टिश्यू से होके निकला है ना। फिर एल्वियोलाई में अपना 104 है, देखो 104 तो एंड 40, तो वहाँ से एल्वियोलाई का हो गया। ठीक है, फिर एक वैल्यू बचती है 95 एंड 40 की। ठीक है, फिर ये अपना हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट। फिर एक चीज़ थी कि जो अपनी डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन है वो कैसे बनी हुई है। तो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन बनी हुई है, एल्वियोलर की एपिथेलियम है, देन इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है दोनों मतलब किसका, कैपिलरी एंडोथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन कैपिलरी की एंडोथीलियम। तो ये मिलके बनाते हैं अपना, क्या बना रही हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, और वैसे चलती हैं कि लेस देन 1 मिलीमीटर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई विल क्रॉस चेक एंड टेल यू गाइस, और लेस देन 1 मिलीमीटर की थिकनेस रहती है इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। ठीक है, फिर क्या है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे, जैसे CO2 है वो 20 to 25 टाइम्स मोर डिफ्यूजेबल है देन O2। ठीक है, तो वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाता है, तो क्या है वो डिफ्यूज़ आउट बहुत जल्दी करेगा, तो एक्सपेल आउट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी इसी फेवर में हैं कि हम O2 को एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक पहुंचा पाएँ एंड CO2 को टिश्यू से एटमॉस्फेयर में पहुंचा पाएँ। ठीक है,
अब है ना एक्चुअली 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स। तो मैं डिसऑर्डर्स कंटिन्यू कर लेती हूँ अभी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम इसे अलग पार्ट में ही कर लें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हमारे डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। तो देखो, आज तक किसने नहीं सुना एस्मा का नाम? हर किसी को पता है कि एस्मा हो रखा है, फिर अस्थमा हो रखा है ना। तो अस्थमा में होता क्या है? जनरली किसी न किसी को ना एलर्जी हो जाती है। अब उस एलर्जी के चलते क्या होता है ना कि वो जो एलर्जन है ना, वो हमारी बॉडी में जाता है एंड रिलीज़ करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये इन्फ्लामेशन कर देते हैं, मतलब कि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, जैसे हमारा PGE2 है, फिर ये सब क्या है, हमारे इन्फ्लामेशन कर पाएंगे। इन्फ्लामेशन होगा किसका? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, अगर इन्फ्लेम्ड हो गया स्ट्रक्चर तो वो अपने फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, वीजिंग साउंड आएगी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एस्मा की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा में क्या होता है ना कि जो एल्वेलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब मान लो कि वो वॉल डैमेज है, तो वो अपना जो डिफ्यूजन का काम है वो नहीं कर पाएगी। अब जो नेट एरिया है हमारे पास डिफ्यूजन के लिए, जो नेट सरफेस एरिया है वो कम हो गया, तो हमारी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजनेशन करने की, है ना, वो भी कम हो गई। तो फिर हमारे वैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एम्फाइसेमा। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग वगैरह। ठीक है, तो ये एक बार पूछा हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एम्फाइसेमा का कॉज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका तो नाम में छिपा हुआ है ऑक्यूपेशनल, मतलब कि ऑक्यूपेशन की वजह से होगा। क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी ये डस्ट वाली ऑक्यूपेशन है, जैसे कि हमारे एस्बेस्टोस की फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर सिलिका डस्ट वाली जो हमारे सीमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें क्या होता है ना कि इनका जो डस्ट है वो उड़ता रहता है हवा में, एंड द वर्कर्स दे इनहेल दैट डस्ट। अब वो डस्ट क्या है ना, कुछ कुछ तो क्या है कि वो बाहर सेडिमेंट हो जाते हैं, कुछ कुछ क्या है हमारे जो नॉस्ट्रल में जो हेयर है, या फिर हमारे जो सीलिया और म्यूकस हैं उसमें अटक के बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। बट कुछ कुछ है ना, आई गेस 0.5 to 3 माइक्रोमीटर वाले, ये वाले जो डायमीटर के डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो ना तो सेडिमेंट हो पाते हैं ना एक्सपेल आउट हो पाते हैं, वो सीधा पहुंचते हैं हमारे एल्वेलाई तक। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं। अब वो फॉरेन पार्टिकल के आजू बाजू क्या होता है, हमारे इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, फिर हमारे फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा। अगर लंग फाइब्रोज हो गया है तो वो फंक्शन नहीं करेगा, तो हमारा हो जाएगा लंग का डैमेज होगा, एंड देन द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम विल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो आई होप तुम्हें कुछ कुछ चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी, जैसे कि रेस्पिरेशन में स्टेप्स क्या क्या हैं, देन हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ क्या क्या हैं, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट इट डाउन, आई विल श्योर रीच टू यू। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टडी वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।